हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में किए थे। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस हैं, मेधा एवं सृजनात्मकता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। एक मेधावी बालक हो सकता है, सृजनात्मक न हो। एक सृजनात्मक बालक ऊंचे दर्जे का मेधावी हो सकता है और सृजनात्मकता का पोषण किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए, हमें बोला है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो अपना करेक्ट है, क्योंकि यहाँ बोला है कि जो मेधा और सृजनात्मकता है वो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बाकी के ऑप्शन है वो अपने बिल्कुल करेक्ट है। आपका जो मेधा जो होती है वो होती है आपकी बुद्धि से संबंधित, और जो क्रिएटिविटी है वो है अपनी सृजनात्मकता। तो ज़रूरी नहीं है कि जो एक क्या है बुद्धिमान जो बालक है वो सृजनशील भी हो। और बाकी के जो ऑप्शंस देखें कि एक मेधावी बालक हो सकता है, सृजनात्मक ना हो, तो बिल्कुल हो सकता है कि एक बुद्धिमान, ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा अगर मेधावी है तो वो क्रिएटिव भी होगा। तो ये सही है। और ये भी सही है कि एक सृजनात्मक बालक क्या हो सकता है, उच्च दर्जे का मेधावी हो सकता है, ये भी करेक्ट है। और जो सृजनात्मकता है उसका पोषण भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनर्बलन निम्न में से किस प्रक्रिया का भाग है? ऑप्शंस दे रखे हैं, शिक्षण, अधिगम, अनुदेशन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो पुनर्बलन है उसके लिए पूछा है, तो ये जो अपना भाग है ये किसका भाग है? अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर 2, ये इसका भाग है, क्योंकि हम पता है कि पुनर्बलन के बिना जो अधिगम है वो संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनें। ऑप्शन दे रखे हैं 70 से 90, 30 से 50, 50 से 70 या 50 से नीचे। तो यहाँ बात हुई है कि शिक्षणीय वर्ग को चुनना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो भी आपका बिल्कुल करेक्ट है कि जो 70 से 90 वाला है वो भी शिक्षणीय वर्ग है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर 3 जो है कि 50 से 70, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये भी शिक्षणीय वर्ग है। बस जो अंतर है वो क्या है कि ये वाला जो ग्रुप है इसको हम क्या करेंगे कि जो सामान्य बच्चों वाला विद्यालय उसी में इनको हम पढ़ा सकते हैं, सामान्य विद्यालय में। बस जो टीचर है वो उसको इनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बात करें ऑप्शन नंबर सी 50 से 70 वालों की, तो इनको आप क्या कर सकते हो, शिक्षण तो करवा सकते हो लेकिन सामान्य विद्यालय में नहीं करवा सकते। इनके लिए अलग से विद्यालय हमको रखना पड़ेगा, अलग से इनको एक विद्यालय में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर जो 3 हैं दोनों ही इसके करेक्ट ऑप्शन माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिकता की इकाई है। ऑप्शंस दे रखे हैं, क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन या युग्मज। तो यहाँ पे जो अपनी आनुवांशिकता है, हेरिडिटी, उसकी जो इकाई मानी जाती है वो आपकी मानी जाती है ऑप्शन नंबर 3, जीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? ऑप्शंस हैं, आत्मकेंद्रित, रूढ़िवादी, सामाजिकता या दब्बू। यहाँ पे आप देखिए, हमसे पूछा है कि अंतर्मुखी अगर कोई व्यक्तित्व है तो उसकी इनमें से कौन सी विशेषता नहीं होगी। इंट्रोवर्ट पर्सन के लिए हमसे पूछा है, तो वो आत्मकेंद्रित भी होगा, वो रूढ़िवादी भी होगा, वो दब्बू भी होगा, लेकिन सामाजिक, वो बिल्कुल भी सामाजिक नहीं होगा, क्योंकि जो अंतर्मुखी बालक होते हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस दे रखे हैं, संकलित आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है, संकलित आकलन अनौपचारिक आकलन कहलाता है, संकलित आकलन अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान होता है, या संकलित आकलन विद्यार्थियों की कठिनाइयों के निदान पर बल देता है। तो यहाँ पे आप देखिए, हमें क्या बोला कि जो सीसीई, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है, उसके अंदर कौन सा कथन सही है चारों में से? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है कि जो संकलित या जो योगात्मक आकलन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? औपचारिक आकलन कहलाता है। बात करें अदर ऑप्शंस की, तो यहाँ बोला है कि जो संकलित आकलन है वो आपका अनौपचारिक है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें तो पूरा एक
एग्ज़ाम पैटर्न एग्ज़ाम लिया जाता है तो उसे अनौपचारिक आप नहीं कह सकते। दूसरा ये जो है ये अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान होता है तो ऐसा भी नहीं है। और बात करें कि इसमें ना जो विद्यार्थी होते हैं उनकी कठिनाइयों के निदान पर बल दिया जाता है तो ऐसा भी नहीं है। वो फॉर्मेटिव जो आपका असेसमेंट होता है उसके अंदर दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिगम निर्योग्यता या फिर अधिगम अयोग्यता उपयुक्त रूप से परिभाषित की जा सकती है। ऑप्शंस दे रखे हैं। यह बाह्य है और शैक्षिक और सांस्कृतिक वंचना से होती है। यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दुष्क्रिया से होती है। यह बाह्य है और सांवेगिक विक्षोभ से होती है। या यह आंतरिक है और मानसिक मानसिक मंदता से होती है। तो यहाँ पे आप देखिए वर्ड आया है अधिगम अयोग्यता या निर्योग्यता। तो ये जो होगी हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है कि ये क्या है इंटरनल है हमारी आंतरिक है और ये किसकी वजह से है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसमें जो दुष्क्रिया आती है उसकी वजह से ये होता है। और इसी के ये चीज़ें जो अपन पढ़ते हैं डिसलेक्सिया डिसकैल्कुलिया डिसग्राफिया ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब अधिगम निर्योग्यता के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिगम है ऑप्शंस हैं जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम किया हुआ है। व्यवहार ज्ञान और कौशल का तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है। प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और भाषण योग्य है या विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है। तो आपका जो अधिगम है वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है कि अधिगम क्या है व्यवहार ज्ञान और कौशल जो है उनका तुलनात्मक स्थायी प्रभाव अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे। ऑप्शंस हैं इड ईगो सुपर ईगो इड तथा सुपर ईगो। तो यहाँ देखिए हमें क्या बोला है कि व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा। तो जो नैतिकता वाली बात है नैतिकता और जो आदर्श वाली जितनी भी बातें होती है वो सारी अपनी किस में होती है ये सारी अपनी होती है सुपर ईगो के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा कि नैतिकता वाली भुजा हम किसे कहेंगे सुपर ईगो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है। ऑप्शंस दे रखे हैं। व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना व्यक्तिपरक अनुदेशन देना सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना या विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना। यहाँ पे बोला है कि जो अधिगमकर्ता होते हैं उनकी जो विभिन्न जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनकी जो इंडिविजुअल नीड्स होती है उनकी पूर्ति के लिए कौन सा इनमें से वांछनीय नहीं है मतलब ज़रूरी नहीं है एक तरह से। तो टीचर के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो क्या करे कि उनकी जो योग्यताएं हैं व्यक्तिगत योग्यताएं उनका सही आकलन करे व्यक्तिपरक अनुदेशन करे ये भी बिल्कुल सही है और विशिष्ट जो प्रतिभाएं होती हैं उनकी पहचान करे। लेकिन ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 है कि सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसका हमारे अधिगम की जो प्रक्रिया है उससे कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि ये क्या है ये चरण वांछनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है। ऑप्शंस दे रखे हैं। चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती है बिल्कुल होती है। चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रमण या प्रक्रिया है ये भी सही है। और चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्च सेट है ये भी सही है। ऑप्शन 4 दिया है चिंतन और भाषा असंबंधित है तो ऐसा नहीं है चिंतन में तो भाषा प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या हो जाएगा आपका चिंतन के विषय में गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शंस दे रखे हैं। तत्परता का नियम बहु अनुक्रिया का नियम अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम। तो उन्होंने 3 तो दिए थे मुख्य नियम जो कि कौन से हैं अपने तत्परता का नियम अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। हमसे यहाँ पूछा है पूरक अधिगम नियम मीन्स जो गौण नियम थे तो गौण नियम उनका कौन सा था ऑप्शन नंबर 2 जो बहु अनुक्रिया का नियम है ऑप्शन नंबर 2 जो है ये अपना करेक्ट हो जाएगा। ये पूरक नियम किसने दिया था थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शंस हैं। यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियां प्रयोग की जाती है। हमें देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन जो अपना सीसीई प्रोसेस है उसके लिए बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है कि ये क्या है विद्यालय आधारित मूल्यांकन है जो भी इसके अंदर होता है सब विद्यालय में किया जाता है।
दूसरा, इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि उनका ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उनकी पढ़ाई या जो उनके मार्क्स हैं वो देखे जाएँगे, उनके सारे पक्ष देखे जाएँगे कि वो स्पोर्ट्स में कैसे हैं, वे म्यूज़िक में कैसे हैं, वो पढ़ाई में एकेडमिक्स में कैसे हैं या जो भी अदर जितने भी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें कैसे हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि इसमें क्या होगा, उनके सभी पक्ष सम्मिलित होंगे। बात करें इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, बच्चों का निदान किया जाएगा और फिर उन्हें उपचार भी दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग है। उसके अलावा इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्राविधियाँ होती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसमें एक होता है योगात्मक जो आपका औपचारिक है और एक दूसरा होता है फॉर्मेटिव जो कि आपका क्या है, अनौपचारिक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है? ऑप्शंस दे रखे हैं, विद्यार्थियों को लचीले ढंग से चिंतन में सहायता करना, विद्यार्थियों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना या विद्यार्थियों को अध्यवसायी और विलंब संतुष्टि हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना। यहाँ पे आप देखिए, हमें बोला कि अगर क्रिएटिविटी की जब बात करेंगे तो उसके विकास में कौन सी बात यहाँ पे बाधा पहुँचाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि अगर आप उनको अति नियंत्रित कर देंगे, शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसके दौरान अगर आप उन्हें अति नियंत्रित कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, उनके अंदर जो सृजनात्मकता क्रिएटिविटी है उसका विकास नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है, प्राय प्राय दीर्घकाल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद के भाषा उत्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष को बल देता है? ऑप्शंस दे रखे हैं, वातावरणीय, जैविकीय, अंतःक्रियावादी या व्यावहारिक। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि एक बालक है, उसको हमने क्या किया है कि जितने भी ये जो मानव समाज है इससे बिल्कुल दूर उसे पाला है, बड़ा किया है। तो इसकी वजह से क्या देखा गया कि उसमें जो भाषा होती है, भाषा विकास, वो नहीं हुआ है उस बच्चे में। तो ये बोला है कि यहाँ पे जो कौन-सा वाला जो फैक्टर है, वो इस पे जिस पे ये डिपेंड है, कौन-सा वाला पक्ष इस बात पे बल दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए जो ऑप्शन नंबर 1 है अपना वातावरणीय, ये बिल्कुल सही है क्योंकि क्या हुआ कि बच्चे को जब आपने मानव जो समाज है उससे आपने दूर रखा, तो क्या हुआ, उसे वातावरण बहुत अलग मिला, तो उसी वातावरण की वजह से उसका क्या हुआ, भाषा विकास क्या हुआ, बाधित हो गया। तो यहाँ पे वातावरण जो है वो इसका बिल्कुल सही रीज़न है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।